तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तब इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो अकाउंटिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting and communicating information about financial transactions to the users of the accounting information such as owners, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। तो अकाउंटिंग जो होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, फिर उन सबको समझना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फर्म के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ को, और किसके लिए किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। किसको? ओनर्स को, गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर्स को और क्रेडिटर्स को, ताकि बिजनेस के बारे में उन सबको पता चल सके। तो अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। अकाउंटिंग हेल्प्स इन अ सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट्स। 2 नंबर पर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंटिंग से डिटरमाइन हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिटरमाइंड इन अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस इज रनिंग। तो ये किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3rd नंबर पर है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि फर्म के पास कितने पैसे हैं। A balance sheet is prepared to determine the exact financial position of the business. It shows the assets and liabilities of the business, यानी कि बिजनेस के पास कितने पैसे हैं और कितने उन्हें कर्ज चुकाने हैं, ये सब बताता है। फिर 4th नंबर पर है डिटरमाइनिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स तक पहुँचाने के लिए भी ये जरूरी होता है। जैसे कि कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हेल्प्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नेसेसिटेटेड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। तो किस फैक्टर्स के कारण सिस्टमैटिक अकाउंटिंग किया जाने लगा। द फॉलोइंग फैक्टर्स नेसेसिटेटेड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। नंबर 1 है रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर आर रिकॉर्डेड अमंग ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट ऑकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि कम पैसे से रिलेटेड होता है, उस तरह के अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब 2 नंबर पर है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑल द इकोनॉमिक इवेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जितने भी चीज़ हो रहे हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, वो सब का रिकॉर्ड किसके टर्म में रखा जाता है, मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में रखा जाता है। यानी कि उन सब का रिकॉर्ड जो है उसमें ये लिखा रहता है कि ये चीज़ खरीदी गई थी इतने मनी से और ये चीज़ बेची गई थी इतने मनी में। अब फिर 3rd नंबर पर है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेटली एंड केयरफुली सेग्रीगेटेड कीपिंग द रिकॉर्डिंग रूल्स अंडर कंसिडरेशन। इन एडिशन टू द इकोनॉमिक इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। 4th नंबर पर है क्लासिफिकेशन। ट्रांजेक्शन मस्ट बी क्लासिफाइड एंड लॉग्ड इन टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स। तो ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना पड़ता है अलग अलग अकाउंट्स में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में। और फिर 5th नंबर पर है समराइजिंग ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन को समराइज भी करना पड़ता है। ऑल द ट्रांजैक्शन गेट प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, प्रोवाइडिंग यूजर्स विथ इंफॉर्मेशन फॉर हुम दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और 6th नंबर पर है एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो लास्टली क्या करना पड़ता है, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उन सबको एनालाइज करना पड़ता है और ये पता लगाना पड़ता है कि टोटली हमारे फर्म में क्या चल रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग information in a systematic manner helps the users to analyze and interpret the accounting information efficiently and accurately. Data presented in various formats like charts, graphs, accounting statement makes it easier to कम्युनिकेट टू द यूज़र्स। तो जितने भी हमने समराइज़ किया है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग अकाउंट्स में, उन सबको चार्ट्स की मदद से दिखाया जा सकता है उस यूज़र्स को, यानी कि जो उस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स को कंपनी बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो पहले नंबर पर द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स आर डिस्कस्ड बिलो। पहला नंबर है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को क्यों चाहिए रहती है इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। कस्टमर्स रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस सो दैट दे हैव गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्ट्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस।
तो कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए रहती है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये जो कंपनी या फर्म है जो आगे बढ़ने वाली है कि नहीं, या फिर ये जो कहीं ऐसा ना हो कि ये कल को देखा जाए तो कंपनी डूब चुकी है और हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था और उसके ऊपर वारंटी या गारंटी था तो वो सब भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जरूरी होती है कस्टमर्स को। और कॉम्पिटिटर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है कंपनी के बारे में? कॉम्पिटिटर्स नीड द इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कॉम्पिटिशन इन मार्केट एंड ऑल्सो फॉर परफॉर्मेंस बेंच मेकिंग पर्पसेस। देयर इन्फॉर्मेशन नीड इज़ प्योरली स्ट्रैटेजिक इन नेचर। तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं यानी कि अलग अलग फर्म होते हैं जो किसी और फर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों जानना चाहता है ताकि उन्हें ये पता चले कि वो फर्म है कैसे ग्रो कर रही है, उनका स्ट्रेंथ कितना है, उनके पास पावर कितना है, या फिर वो किस चीज़ में कमज़ोर है। थर्ड नंबर पर है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसी। तो गवर्नमेंट को क्यों चाहिए रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? दे नीड इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू इंश्योर दैट द बिजनेस इज कंपाइलिंग विद द रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहती है ताकि उससे ये पता चल सके जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उन सबको जो है फर्म फॉलो कर रही है कि नहीं है। फोर्थ नंबर पर इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स यानी कि जो इन्वेस्ट करते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि जो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर्स आगे चल कर उस फर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्हें क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है? दे नीड इन्फॉर्मेशन टू एसेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो वो इसलिए चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस कंपनी या फर्म में अगर वो पैसा लगाते हैं तो उसमें पैसा लगाने में रिस्क है या फिर उन्हें उनका रिटर्न मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का। और फिफ्थ नंबर पर है लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी जैसे बैंक है, ये जो लेंड करती है मनी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है फर्म के बारे में। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स। तो बैंक क्यों चाहेगा किसी भी फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? ताकि वो ये पता कर सके कि उस फर्म को कितना लोन दिया जा सकता है और क्या वो फर्म उतना लोन रिपे कर पाएगी। अब सिक्स नंबर पर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। दे नीड इन्फॉर्मेशन टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो ये भी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। और फिर सेवन्थ नंबर पर है यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स होती है देश में, यूनियन ग्रुप होती है, ट्रेडिंग यूनियन, एम्प्लॉय ग्रुप्स। ये इन्हें किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? दे नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। तो बिजनेस में कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस कोई बिजनेस स्टेबल है कि नहीं है, या फिर उसका बिजनेस का जो वेल्थ है मतलब पैसा है जो बिजनेस का वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे जानने के लिए यूनियंस और एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। तो एसेट से आप लोग क्या समझते हैं? तो एसेट क्या है? एसेट इज़ अ रिसोर्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय अ पर्सन और बिजनेस दैट कैन बी यूज टू जनरेट कैश फ्लोज इन फ्यूचर। तो एसेट एक रिसोर्स की तरह है जो कि एक पर्सन का होता है और वो जो है आगे चलकर उसे पैसे में भी बदला जा सकता है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड। तो एसेट्स इतने तरह के होते हैं। पहले है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और सिमिलर कैश इक्विवेलेंट्स। तो जो एसेट यानी कि जो भी रिसोर्स है कंपनी का जो ओन करती है, अगर उसको तुरंत कैश में बदला जा सकता है तो वो करंट एसेट होगी। और नॉन करंट एसेट क्या होगा? जो वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा नहीं, जैसे कोई कंपनी के पास बिल्डिंग है तो वो कंपनी एक ही दिन में बिल्डिंग तो नहीं बेच सकती है, इसलिए ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। थर्ड नंबर पर टैंजिबल एसेट, एसेट्स दैट आर हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज विच कैन बी टच, सीन एंड फेल्ट। जो एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि कंपनी का मशीन्स है, उनका बिल्डिंग है, ये सब है टैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट्स, एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि जो एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि वो फिजिकल ही नहीं होता। जैसे कुछ दिमाग से रिलेटेड चीज़ हो तो वो फिजिकल तो होता नहीं, इसलिए वो सब इनटैंजिबल एसेट्स होता है। और फिर होता है फिफ्थ नंबर ऑपरेटिंग एसेट। तो ऑपरेटिंग एसेट क्या होता है? दे आर दोज एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो इक्विपमेंट के यूज़ किया जा रहा है, वर्कर्स है, ये सब वो सब है किसमें? ऑपरेटिंग एसेट्स में आते हैं, क्योंकि उन सब का डेली यूज़ किया जा रहा है किस लिए? प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। और सिक्स नंबर पर है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो ये क्या होते हैं? दे आर एसेट्स विच कैन जनरेट रेवेन्यू इवन व्हेन नॉट बीइंग यूटिलाइज फॉर डेली ऑपरेशंस। तो ये वो एसेट्स है जिनको डेली यूटिलाइज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये फिर भी रिवेन्यू अर्न करते हैं, यानी कि उस कंपनी के लिए पैसा अर्न करने में मदद करते हैं। और सेवन्थ नंबर पर है फिक्सियस एसेट्स, यानी कि जिसके बारे में सोचा मतलब मनगढ़ंत एसेट्स, एसेट्स दैट हैव नो टैंजिबल एग्जिस्टेंस और रियलाइजेबल वैल्यू बट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो गेन और प्रॉफिट को डिफाइन करना है, तो आंसर देखते हैं। प्रॉफिट क्या है?
इट इज़ द समेशन ऑफ द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रॉफिट। यहाँ देखिएगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस को ही प्रॉफिट बोलते हैं। द प्रॉफिट इज जनरेटेड फ्रॉम द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में जो डेली एक्टिविटीज़ चलते हैं यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाना और इन्हें बेचना, इसी से प्रॉफिट अर्न होता है। गेन क्या होता है? गेन इज़ द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट अ कंपनी अर्न्स अपार्ट फ्रॉम इट usual business activities such as the sale of fixed assets, appreciation in the value of an assets। तो गेन क्या होता है? जब कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट होती है, यानी कोई इन्वेस्टर उसमें अलग से इन्वेस्ट कर देता है या फिर जो उनके पास एसेट्स है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? गेन। जैसे कि कोई कंपनी के पास एक बिल्डिंग थी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में अचानक से बढ़ जाती है, तो वो उस कंपनी के लिए गेन की तरह है। थस द डिफरेंस बिटवीन गेन एंड प्रॉफिट इज दैट गेन इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न फ्रॉम द एक्टिविटीज़ आउटसाइड यूजुअल बिजनेस। तो जो डेली का बिजनेस चलता है उससे अलग जो प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। वहीं जो प्रॉफिट है इज़ अर्न फ्रॉम द यूजुअल बिजनेस एक्टिविटी। तो प्रॉफिट जो है डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है उससे अर्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 1 नंबर पर रिलायबिलिटी। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकम्स रिलायबल व्हेन द यूजर्स आर एबल टू रिलाई ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। तो जब इन्फॉर्मेशन तब रिलायबल हो जाती है जब उस पर यूजर्स जो है रली हो सके, यानी उस पर भरोसा कर सके, तब वो रिलायबल हो जाती है। और रेलिवेंस, इन्फॉर्मेशन दैट इज अप्रोप्रिएट शुड बी मेड इजी टू एक्सेस एंड टाइमली अवेलेबल। इट अवॉइड्स एनी इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विल हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो रेलिवेंस जो है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर प्लानिंग के लिए, कंपनी के लिए आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या होगा ये सब प्लान करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए ये ज़रूरी होता है। 3rd नंबर पर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू द यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्रिएटेड इन सच अ वे दैट इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। तो इन्फॉर्मेशन जो निकाला जाएगा वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसे कोई भी आसानी से समझ सके। कंपैरेबिलिटी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, दूसरे कंपनी के फर्म के इन्फॉर्मेशन के साथ कंपैरेबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपैरेबल विथ फर्म्स परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस, यानी कि खुद के फर्म के प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस से भी कंपैरेबल होना चाहिए। एज वेल एज द कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स है उस फर्म से, उससे उन सब के साथ भी कंपैरेबल होने चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू इंश्योर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो इसकी मदद से ही पता चलता है कि क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो बिजनेस या फर्म जो है वो ग्रो कर सके। अब 7 नंबर पर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अकाउंटिंग का क्या रोल है? रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड विद द चेंजिंग टाइम। अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड ओनली with recording of transactions, but in the modern world it is about sharing the information with the users of the information. Here are some of the role of accounting in the modern world. नंबर 1 पे है असिस्टिंग एंड मैनेजमेंट, असिस्ट करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए इट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस प्लान्स बाय प्रिपेयरिंग बजट एंड रिपोर्ट्स। तो ये मैनेजमेंट को मदद करता है, यानी कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसे मदद करता है फ्यूचर प्लान्स बनाने में। कंपैरेटिव स्टडी, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म एंड द comparable with that of the previous year's data, and the same data can be used to compare against competitors' performance within the same period. Such comparison helps in devising improvement strategies in if there is a need. तो comparative study में मदद करता है। comparative मतलब कोई कंपनी अगर दूसरे कंपनी से अपने आप को कंपेयर कर पाएगी तो ये पता चल पाएगा उसे कि उस कंपनी में क्या कमियां हैं। अब 3rd नंबर पर है सब्स्टिट्यूट ऑफ मेमोरी। इन टूडेज वर्ल्ड एवरी बिजनेस प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आज के समय में हर एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते चलते रहते हैं दिन भर। इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू मेमोराइज एवरी ट्रांजेक्शन। तो एक इंसान तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रह सकता है। हैंस इट बिकम्स एसेंशियल टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स जो है हो रहे हैं उनको अकाउंट्स में, अकाउंट वाले बुक में डालते जाए। और 4th नंबर पर इंफॉर्मेशन टू एंड यूज़र। Being an informative system, it collects and communicates relevant and reliable economic information about the organization to various users। अलग अलग यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Thus the users depend on this information to make changes in their strategies for the business। तो जो यूजर्स है उस इन्फॉर्मेशन के उन्हें ये पता चलता है कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज को किस तरह चेंज करना है। तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग कुछ फ्रीक्वेंटली और क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो इससे आते हैं इस चैप्टर से। तो पहला आता है हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पैकियोली इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पैकियोली।
He published the first book on double entry accounting in 1494. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और फिर दूसरा नंबर पर है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट है व्हाट गोज आउट। थर्ड नंबर पर है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। थर्ड नंबर में है व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो 5 तरह के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, दे आर, पहला नंबर एसेट्स अकाउंट, दूसरा नंबर पर लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा नंबर पर है इक्विटी अकाउंट, चौथा नंबर पर रिवेन्यू अकाउंट, और पाँचवें नंबर पर है एक्सपेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड इट्स पर्पस। तो अकाउंटिंग क्या है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन, उसका मॉनेटरी वैल्यू और या फिर उसका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, उसके बारे में पता करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू मेक बिजनेस डिसीजंस, और इसी के बेसिस पे बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है व्हाई इज़ अकाउंटिंग यूजफुल। तो अकाउंटिंग यूजफुल क्यों है? तो अकाउंटिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस दैट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस टू शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स है, उन्हें ये जानना रहता है कि जहाँ उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उस बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग विच एक्शंस आर प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस एंड विच आर नॉट। और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग को कि बिजनेस में कौन से एक्शंस लेना चाहिए जिनकी मदद से बिजनेस में प्रॉफिट होगी, या फिर कौन से एक्शंस नहीं लेने चाहिए ताकि बिजनेस में घाटा ना हो। तो क्लास 11th अकाउंटिंग के चैप्टर 2 के आंसर्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।